So, dear students, let's start. The pipe open at both ends. Pipe open at both ends. अभी तक हमने पढ़ा था कि पाइप क्लोज एट वन एंड. नाउ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. अगर पाइप दोनों तरफ से खुला रहेगा तो उसको बोलेंगे पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. यू कैन सी सिंपली अ होलो पाइप. जैसे आपने रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रहेगा या करेंगे. इट्स नथिंग बट व्हाट अ होलो मेटल पाइप दैट वी विल डिप इन द वाटर. तो यहाँ पे सिंपली यू विल ऑब्जर्व दैट यहाँ पे होलो पाइप है जो दोनों तरफ से ओपन है. सबसे पहले आपके पास में इनिशियल मोड के अंदर एक नोड और दो एंटी नोड मिलेंगे. वन नोड एंड टू एंटी नोड्स आर ऑब्टेन्ड. When you vibrate tuning fork and keep at the mouth of open pipe, then incident wave will go. It will reflect from the open end and will come back in the opposite direction. When incident wave and reflected wave interfere each other, then longitudinal stationary wave is formed. Let V be the velocity of sound, F be the frequency of vibration, and lambda be the wavelength. Then V equal to F lambda. Therefore, frequency can be expressed as F is equal to V by lambda. F is equal to V by lambda. अभी इसके अंदर तीन मोड है. फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड. इन द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आप फ्रीक्वेंसी को नाम देंगे F1, वेवलेंथ को आप नाम देंगे λ2. तो योर इक्वेशन विल बी V, क्योंकि इन अ गिवन मीडियम वेलोसिटी रिमेन्स सेम, सो V चेंज नहीं होगा. सो फॉर्मूला आपका बन जाएगा F1 इज इक्वल टू V बाय λ1. याद रखना V में कोई परिवर्तन नहीं होगा. Now in the first mode of vibration, ये एंटीनोड है, ये एंटीनोड है. The distance between two successive antinodes will be equal to lambda by 2, and therefore we can say L is equal to lambda 1 by 2. क्योंकि फर्स्ट मोड में हमने सफिक्स नाम दिया lambda 1, दूसरे वाले में lambda 2, तीसरे वाले में lambda 3. So it is L is equal to lambda 1 by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो L इक्वल लैम्डा 1 by 2. सो लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 2L. ये लैम्डा 1 आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो. सो वी हैव F1 इज इक्वल टू V by 2L. दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. व्हाट वाज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लोज पाइप? F इक्वल टू V by 4L. और ये कितना है? F इक्वल टू V by 2L. तो उन दोनों में आपस में रिलेशनशिप क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप. आई रिपीट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप. याद रखना. इसका नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो नेम्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक. यू नो दैट फर्स्ट हार्मोनिक इज सेम एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अब चलते आगे. इन द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, टू नोड्स एंड थ्री एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड. In the next mode of vibration, two nodes and three antinodes are formed. अभी let F2 be the frequency, lambda be the wavelength. तो आपका इक्वेशन क्या होगा? F2 is equal to V by lambda 2. मैंने आपसे कहा था कि velocity will remain same. So F2 equal to V by lambda 2. I hope you got it. Now, but in the second mode of vibration, आपने देखा कि अगेन एक बार वापस देखो. What you observe in this case, लेंथ कितना रहेगा? एंटीनोड टू एंटीनोड lambda by 2, एंटीनोड टू एंटीनोड lambda by 2. So lambda by 2 plus lambda by 2 lambda. आपको समझा? एंटीनोड है ये. डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स इज lambda by 2. तो ये lambda by 2 आधा lambda, एक lambda हो गया. मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका लैम्डा. अच्छा याद रखना, ये पहले वाले में lambda 1 by 2 था, इसमें lambda
इसमें रहेगा 3 लैम्बडा बाई 2 बिकॉज एंटीनोड टू एंटीनोड 3 बार, 1 2 3, सो 3 टाइम्स लैम्बडा बाई 2। आई होप ये आपको याद रहेगा। और इसको हमने सफिक्स दिया था लैम्बडा 1, इसको हम देंगे लैम्बडा 2, ये होगा आपका लैम्बडा 3। तो अभी हम लोग सेकंड मोड करें तो याद रखना L is equal to lambda and suffix is lambda 2, so we can write L is equal to lambda 2। अभी फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 ये लैम्बडा 2 की जगह पे आप L लिख दो, so F2 is equal to V by L। लेकिन आपको तो हमेशा एक्सप्रेस करना है फंडामेंटल मोड के हिसाब से। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था, V by 2L, तो आपको 2 चाहिए यहाँ पे, इसलिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी। आपको क्या मिलेगा, F2 is equal to 2 times V by 2L। तो V by 2L क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, hence can we write here F2 is equal to twice F1। तो इसका नाम है सेकेंड हार्मोनिक और also named as first overtone। Very next frequency after fundamental frequency is called as overtone। तो फंडामेंटल के बाद जो फ्रीक्वेंसी उसका नाम ओवरटोन है, और चूंकि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, therefore it is 2 times harmonic, मतलब it is second harmonic। I hope you got it। आगे चलते हैं। In the third mode of vibration, डायग्राम देखो वापस, आपको 3 नोड एंड 4 एंटीनोड मिलेगा। दूसरा वाला पाइप याद है आपको, ये वाला। In the third mode of vibration, 3 nodes and 4 antinodes are formed and the length is 3 lambda 3 by 2। तो इसको क्या बोलेंगे, let F3 be the frequency, lambda 3 be the wavelength, so F3 is V by lambda 3। but L का वैल्यू क्या था, 3 by 2 lambda 3, so lambda 3 will be 2L by 3। अभी आप lambda 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, F3 is equal to V upon what's lambda 3, 2L by 3। 3 will go up, फिर 3 चला जाएगा ऊपर, so it's 3 times V by 2L, 3 times V by 2L। I hope you got it। Now अभी ये फंडामेंटल क्या था, V by 2L, and therefore ये होगा F3 is equal to 3 times F1। I repeat, fundamental frequency of vibration is V by 2L and therefore it is V by 2L। So from 4 and 11, F3 is 3F1, F3 equal to 3F1। चूंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ इसलिए इसका नाम है थर्ड हार्मोनिक, ऑल्सो नेम्ड एज सेकंड ओवरटोन। आई होप यू गॉट इट। तो इसके अंदर वापस देखो, ओपन पाइप के अंदर आपको क्या मिला था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V by 2L, देन फर्स्ट ओवरटोन 2 times V by 2L, third overtone 3 times V by, second overtone 3 times V by 2L। I hope you got it। First overtone 2 times, second overtone 3 times, या देखो एक ज्यादा है, third overtone 4 times, pth overtone P plus 1 time fundamental frequency, therefore pth overtone is equal to P plus 1 times V by 2L। Is that clear? अच्छा, फर्स्ट मोड में V by 2L, सेकेंड मोड 2 times V by 2L, third mode 3 times V by 2L, nth mode n time, pth mode p time, so pth mode equal to p times V by 2L। I hope you got it। अब जरा एक बार मेन देख लीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप। क्लोज पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था V by 4L, ओपन में क्या था, V by 2L, V by 2L। Then closed pipe में only odd harmonics are present, 1, 3, 5, 7, 9। ओपन पाइप में all harmonics present। तो याद आपको हमने डिस्कस किया था, distinguish between harmonics and overtones, कि all harmonics are overtones and all overtones are harmonic। इसके अलावा all harmonics may or may not be present, जैसे ओपन पाइप में प्रेजेंट रहता है लेकिन क्लोज पाइप में may not be present, so all harmonics may or may not be present। I hope you got it। ये इसका मीन आप ध्यान रखिए। उसके बाद में what do you mean by resonance tube experiment? एक्चुअली ये भी आपको एक्टिविटी में आएगा, ये आपको प्रैक्टिकल में भी आएगा। सो व्हाट इज रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट? देखो ये आपका इसको जो मेन का जो पाइप अंदर वाला इसको बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। इट्स अ लॉन्ग hollow cylindrical metal pipe of length
40 to 70 centimeter, 40 to 70 centimeter, and inner diameter 3 to 4 centimeter. जो inner diameter है वो 3 to 4 centimeter रहेगा. Inner diameter 3 to 4 centimeter. When this tube is immersed partially in a glass jar filled with water, then it acts as a pipe open at one end and closed at another end. क्योंकि जब उसको आप पानी में डालेंगे तो one end will get closed and one end remains open, इसलिए इसको बोलेंगे closed pipe. क्या बोलेंगे? closed pipe. इसको हमने इसके बांध दिया है मेन स्टैंड से. अभी आप एक ट्यूनिंग फोर्क लो एंड उस ट्यूनिंग फोर्क को उसके मुंह पे वाइब्रेट करो. सो व्हेन ए ट्यूनिंग फोर्क इज वाइब्रेटेड एट द माउथ ऑफ रेजोनेंस ट्यूब, देन एयर कॉलम इज सेट इनटू वाइब्रेशंस. अंदर का एयर कॉलम वाइब्रेट होगा. व्हेन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इंटरफियर ईच अदर, देन लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड. Always node is formed at the close end and antinode is formed at the open end. By changing the length of air column above the water, पानी के ऊपर का जो एयर कॉलम है उसको आप चेंज कर सकते हैं. इसके ट्यूब को ऊपर लेके जाके नीचे लेके जाएंगे. जब ऊपर लेके जाएंगे तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ जाएगा और जब पानी के अंदर ज़्यादा डिप करेंगे तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम हो जाएगा. तो उसका मेन तो मुंह यहाँ पर ही है. सो व्हेन दिस ट्यूब, the length of this tube is changed, its frequency can be changed because frequency is inversely proportional to length. ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और एक दो जगह पहले भी पढ़ा होगा, याद रखना. So when a tuning fork is vibrated at the mouth of resonance tube, air column is set into vibrations. तो क्या होगा? अभी इस एक्सपेरिमेंट में आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर वाइब्रेट हो रहा है? वो हल्का सा आवाज आता है उसमें से. लेकिन अब कैसा होता है कि सपोज इसका फ्रीक्वेंसी आपस में मैच नहीं कर रहा है तो रेजोनेंस नहीं होगा. जब रेजोनेंस नहीं होगा तो जोर से आवाज नहीं आएगा. तो हम क्या करेंगे? पहले लेंथ सबसे कम रखेगा तो फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम. अब धीरे धीरे आप जब उसके लेंथ को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा और वो फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होने की कोशिश करेगा. तो और थोड़ा डिफरेंस कम हो गया. पहले सपोज मान लो आप अज्यूम करो कि ये मान लो 256 है, 256, और मान लो ये इसका लेंथ कम था तो फ्रीक्वेंसी मान लो 500 था. तो हल्का सा और आप ऊपर लेके तो सपोज 400 हो गया तो 400 और बाजू में आया, 300 और बाजू में आएगा, 200 और बाजू में आएगा, 256 आएगा. तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही आप उसके लेंथ को ऊपर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा तो 500 से वो 250 करे पाएगा. तो जैसे ही मान लो सपोज ये 256 है और इसका फ्रीक्वेंसी अगर 256 होता है तो क्या होगा? दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होगा. फ्री वाइब्रेशंस मैचेस विद फोर्स वाइब्रेशन. और जैसे दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होगा, अ लाउड साउंड इज ऑब्टेन्ड एंड रेजोनेंस इज सेट टू बी प्रोड्यूस्ड. रेजोनेंस इज सेट टू बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज अ लाउड साउंड इज ऑब्टेन्ड. आई होप यू गॉट इट. इसका मतलब क्या हुआ? दिस ट्यूनिंग फॉर का फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हुआ तो इसका आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल गया. So resonance tube experiment is used to determine the unknown frequency of tuning fork. इसका मेन काम है to determine the unknown frequency of tuning fork. Also, it is used to determine the velocity of sound in air. Okay. अच्छा, अब एक नया टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एंड करेक्शन. ये क्या होता है? जब आप ट्यूनिंग फोर्क एक्सपेरिमेंट मतलब जब आप रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे कि जब जैसे आप ट्यूनिंग फोर्क इसके माउथ पर रखेंगे तो आप एग्जैक्टली इसके माउथ पे रखते हैं, आप स्लाइटली उसके अबव रखेंगे और यहाँ अबव रखेंगे तो आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई पड़ेगा. मतलब द एंटीनोड इज नॉट फॉर्म एग्जैक्टली एट द माउथ बट स्लाइटली अवे फ्रॉम इट. ये जो डिफरेंस है बिटवीन द माउथ ऑफ ट्यूब एंड द point at which maximum sound is heard, this additional distance is called as end correction. I hope you got it. तो ये end correction ये होता है. और जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर लिया था तो ये आपका 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, 1 to 1.5 सेंटीमीटर ये ऊपर रहेगा. सो एक्चुअली ये 3 का 1/3 हो गया. सपोज ये 4 सेंटीमीटर है और ये 1.5 तो ऑलमोस्ट 1/3 हुआ. एंड देयरफॉर
and correction is roughly 1/3 मतलब 0.3 times the inner diameter। तो याद रखना कि जो end correction है E, ये तो फिर देखिए ये L लेंथ ऑफ अपना एयर कॉलम और ये E एडिशनल लेंथ कॉल्ड एज एंड करेक्शन। सो टोटल लेंथ विल बी L plus E, it will be L plus E, and therefore L equal to L plus E, say equation number 1, where E is called as end correction and this E equal to 0.3 times inner diameter. So therefore total length will be L plus 0.3D, L plus 0.3D, say equation number 2. अभी what's a V? V equal to F lambda, because we said na V is it can be used to determine the velocity of sound in air. So V equal to F lambda. So लेकिन देखो ये नोड है, ये एंटी नोड है, the distance between the node and adjacent end node is lambda by 4. तो ये total length L plus E will be equal to lambda by 4, and therefore lambda will be cross multiply कर दो, lambda will be equal to 4 times L plus E, say equation number 4. I hope you got it. So अब equation 3 and 4 क्या मिलेगा? V equal to F into what's lambda? 4 times L plus E. So V equal to 4F L plus E. V equal to 4F L plus E. In this way we can determine the velocity of sound in air. लेकिन याद रखना ये एंड करेक्शन है जो इतना 100% करेक्ट नहीं है। आई होप गॉट इट। सो लेटर ऑन वी विल ट्राई टू रिमूव द एंड करेक्शन। तो वो था क्लोज पाइप के बारे में। अभी आपका नेक्स्ट पाइप ओपन पाइप। अब आप देखेंगे ओपन पाइप में ये भी पाइप मुंह ओपन है, ये भी ओपन है। तो व्हेन यू वाइब्रेट द ट्यूनिंग फोर्क एट द माउथ ऑफ रेजोनेंस ट्यूब, देन यहाँ पे भी आपको एडिशनल लेंथ मिलेगा, यहाँ पे भी आपको एडिशनल लेंथ मिलेगा, एंड देयरफॉर 2 टाइम्स एडिशनल लेंथ मिलेगा। सो टोटल लेंथ विल बी L plus E बोले तो L plus 2E, L plus 2E is the total length. I hope you got it. Now आगे ये एंटीनोड है, ये भी एंटीनोड है। The distance between two successive antinodes is lambda by 2, lambda by 2. Hence we can say L plus 2A is equal to lambda by 2. अब कैसे लिखेंगे? What's total length? L plus 2E, but V is F lambda. So total length L plus 2E is equal to lambda by 2 because antinode to antinode. So lambda will be cross multiply कर लो 2 times L plus 2E, इक्वेशन नंबर 3। ये लैम्बडा आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो। सो फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड इक्वेशंस 3 वी हैव V इक्वल टू F, V इक्वल टू F इंटू लैम्बडा। लैम्बडा क्या था? 2 टाइम्स L प्लस 2E। सो V इक्वल टू 2F L प्लस 2E। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड when you can calculate from open pipe. I hope you got it. पक्का? Now, अभी let's determine the practical determination of end correction. मतलब ये end correction आप कैसे find करेंगे? आप E कैसे find करेंगे? सबसे पहले open pipe है, तो जब लेंथ सबसे कम रहेगा तो L1, उसके बाद लेंथ L2, लेकिन इसका एंड करेक्शन इधर भी ऊपर भी है, नीचे भी है, L1 plus 2E, इसमें भी ऊपर है, नीचे है, तो L2 plus 2E। लेकिन याद रखना कि वेलोसिटी विल रिमेन सेम, ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर आप यूज करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था V इक्वल टू 2 इंटू F, मतलब फ्रीक्वेंसी। आप F यूज कर सकते हैं, आप N भी यूज कर सकते हैं। तो V इक्वल टू 2N, N मतलब फ्रीक्वेंसी, 2N1 मतलब पहले वाले का फ्रीक्वेंसी N1 और लेंथ इज L1। सो L1 प्लस 2E, ये 2E क्यों हुआ? क्योंकि ओपन पाइप है तो एंड करेक्शन ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। तो V इक्वल टू 2N1 ब्रैकेट में L1 प्लस 2E, से इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरे वाले में भी V इक्वल टू, मैंने बोला ना कि V वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, देयरफॉर इट विल बी V ओनली, उसमें आप V1 V2 नहीं करेंगे। सो V इक्वल टू 2N2 ब्रैकेट में L2 प्लस 2E, से इक्वेशन नंबर 2। इनको आप इक्वेट कर दो। सो N1 2N1 L1 प्लस 2E इक्वल टू N2 L2 प्लस 2E, 2 gets cancel,
open the brackets, n1 L1 plus n1 into 2e, 2n1e is equal to n2 L2 plus n2 into 2e, so 2n2 into e. अभी आप ये 2n2 को आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, so 2n1e minus 2n2e equal to n2 L2 minus n1 L1. I hope you got it. Then take 2e common, n1 minus n2 is equal to n2 L2 minus n1 L1. अभी आपको तो e चाहिए, तो ये 2 और जो मल्टीप्लाई में दोनों को आप नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, so e will be equal to n2 L2 minus n1 L1 upon 2 into n1 minus n2. I hope you got it. So ये था आपका and correction. Is that clear? Now see please. इसके बाद में we will take for closed pipe. So let's take the closed pipe. अभी in this case, for a pipe closed at one end, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, L1 plus E और यहाँ मिलेगा L2 plus E. Velocity will remain same. इसका frequency N1, इसका frequency N2. तो formula will be V equal to 4N1 ब्रैकेट में L1 plus E. क्यों एक ही बार E क्यों आया, क्योंकि एक तरफ ओपन है, और 4 क्यों आया था, क्योंकि ये नोट एंड नोट था, तो लैम्डा बाई 4 था इसलिए 4 आया था, और ओपन पाइप में 2 था क्योंकि लैम्डा बाई 2 था. सो 4N1 L1 plus E. दूसरे वाले पाइप के लिए V equal to 4N2 L2 plus E. से इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम 1 and 2, सो N1 ब्रैकेट में L1 plus E is equal to N2 ब्रैकेट में L2 plus E. 4 gets cancel. N1 open the brackets, N1 L1 plus N1 E equal to N2 L2 plus N2 E. Is that clear? अब अभी आप N2 E प्लस से यहाँ पे लेंगे तो माइनस में है, so N1 E minus N2 E is equal to N2 L2, यहाँ पर आएगा तो माइनस N1 L1. इसमें आप ले लो E कॉमन, N1 minus N2 equal to N2 L2 minus N1 L1. तो E is equal to, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, तो E is equal to N2 L2 minus N1 L1 upon N1 minus N2. I hope you got it. Next. Vibrations produced in a string. Consider a string. आप एक string ले लो, say metal string, और metal string को आप दोनों तरफ से इसको आप बांध दो. You tie at both ends from the rigid support, और उसको आप प्लग करेंगे. तो जैसे आप उसको प्लग करेंगे, it will vibrate. तो there will be certain frequency of vibration, और उसका wavelength भी रहेगा. Let V be the velocity. So अच्छा, एक important thing इसके अंदर, ये जो वायर है ना, ये सपोज मान लो 1 मीटर वायर है, अज्यूम करो कि 1 मीटर वायर है, तो लेंथ आपको मालूम पड़ गया, और उसका मास है सपोज वी कैन से 10 ग्राम. सो मास इज 10 ग्राम. तो इसके अंदर एक नया टर्म है जिसको बोलेंगे लीनियर डेंसिटी, ऑल्सो नेम्ड एज मास पर यूनिट लेंथ. सो लीनियर डेंसिटी मतलब उसको हम लोग डिनोट करेंगे म्यू से. देखो ये वाला म्यू, सो ये म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ऑल्सो नेम्ड एज लीनियर डेंसिटी, also named as linear density. So the formula, let V is equal to F lambda. V equal to F lambda. V is the velocity, F is the frequency, lambda is the wavelength. So V is F lambda. Also V is equal to root of T by mu. V equal to root of T by mu. What is T? The tension.
And what's a mu? Linear density. टेंशन मतलब क्या? It's a force. It's a force. जब दोनों तरफ आप खींचेंगे ना तो उसमें टेंशन रहेगा, तो वायर के अंदर टेंशन रहेगा. So V equal to root of T by mu. अब इसको आप इक्वेट कर दो. So F lambda is equal to root of T by mu. F lambda equal to root of T by mu, and therefore F will be equal to 1 by lambda root of T by mu. 1 by lambda root of T by mu. So equation number 3. This is called as general equation of frequency of vibration. क्या बोलेंगे इसको? General equation of frequency of vibration. Is that clear? Now, अभी हम लोग अलग अलग मोड में, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड शुरू करेंगे. So look at this one. In first mode, one loop is formed. In first mode, one loop is formed. Then ये भी नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है. The distance between the two successive node ये हो गया और ये एंटी नोड हो गया. So इसके लेंथ क्या हुआ? So distance between the two successive node is lambda by 2. So we can write L is equal to lambda by 2. लेकिन फर्स्ट मोड में हम लोग सफिक्स नाम देंगे lambda 1. Is that clear? So L is equal to lambda 1 by 2. तो आप देखो ये फॉर्मूला क्या था? F is equal to 1 by lambda root of T by mu. अभी फर्स्ट मोड में let F1 be the frequency, lambda 1 be the wavelength. So F1 is equal to 1 by lambda 1 root of T by mu. Say equation number 4. लेकिन but what is L equal to? L equal to lambda 1 by 2. L is equal to lambda 1 by 2. So lambda 1 will be equal to 2L. Lambda 1 will be equal to 2L. तो आप lambda 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो we have F1 is equal to 1 by 2L root of T by mu. F1 is equal to 1 by 2L root of T by mu. So equation number 5. And this equation 5 is called as fundamental frequency or also named as first harmonic. मैंने आपसे कहा था very first frequency उसको हम नाम देंगे fundamental frequency. Also it is named as first harmonic. I hope you got it. Next, in the second mode of vibration, two loops are formed. क्या नाम देंगे? Two loops are formed. Node, antinode, node, antinode and node. इसका नाम है second harmonic क्योंकि दो loops है. Also named as first overtone. Also named as first overtone क्योंकि the frequency just after the fundamental frequency is called as first overtone. क्या नाम देंगे? First overtone. अभी इसके अंदर let F2 be the frequency and lambda 2 be the wavelength. So F2 is equal to 1 by lambda 2 root of T by mu. Say equation number 6. ये length of one loop is lambda by 2. ये आपको याद रखना है because node to node lambda by 2. तो lambda by 2 plus lambda by 2 lambda. तो ये L हो गया आपका lambda. So L is equal to lambda. I hope you got it. So F2 is equal to 1 by lambda 2 root of T by mu. But lambda 2 is equal to L. F2 क्या रहेगा? 1 by L root of T by mu. 1 by L root of T by mu. Now आपको तो 1 by 2L चाहिए क्योंकि हमेशा आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ में इक्वेट करना है. तो 1 by L आपके पास में है, आपको 1 by 2L चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड. सो F2 is equal to 2 into 1 by 2L root of T by mu. तो ये 1 by 2L root of T by mu क्या था? F1 बोले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. Therefore F2 is equal to 2F1. F2 equal to 2F1. So 2 times है इसलिए इसका नाम है second harmonic और also named as first overtone. I hope you got it. Next, in third mode, three antinodes and 4 nodes are formed. जो 1, 2, 3, 4 नोड है और 1, 2, 3 antinodes are formed. 3 loops है इसलिए इसका नाम है third harmonic और also named as second overtone. Let F3 be the frequency and lambda 3 be the wavelength. So F3 is equal to 1 by lambda 3 root of T by
म्यू, से इक्वेशन नंबर 10। लेकिन अभी देखो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 तो जगह पर 3 लैम्डा बाई 2, so L is equal to 3 by 2 lambda 3 and therefore lambda 3 will be equal to 12 by 3, so equation number 11. Lambda 3 equal to 12 by 3, so equation number 11. From 10 and 11 substitute करो आप, so F3 is equal to 1 by what's lambda 3, 12 by 3 root of t by mu. 3 will go up 3 times 1 by 12 root of t by mu. 3 times 1 by 12 root of t by mu. So equation number 12. Equation number 12. I hope you got it. So F3 equal to 3F1. F3 equal to 3F1. इसका नाम क्या है? Third harmonic, also named as second overtone. क्या नाम है? Third harmonic, also named as second overtone. I hope you got it. So इससे हम क्या मिलेगा? That higher frequencies are integral multiples of fundamental frequency. Higher frequencies are integral multiples of fundamental frequency. I hope you got it. Next topic. Laws of vibrating string. अभी इसके पहले थोड़ा सा हम लोग 2-3 मिनट का 10 सेकंड का एक ब्रेक ले लेते हैं और उस ब्रेक के अंदर आई वुड लाइक टू आस्क एक दो चिंटू सा एक आपको मैं रिडल पूछ लेता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। देखो आदमी के जीवन में कई चीजें आती है जाती है, लेकिन आदमी के जीवन में 2 चीजें हैं वो फ्री में आती है और तीसरी बार अगर चाहिए तो उसका पैसा लगेगा। यस, हमारी जिंदगी के अंदर 2 चीजें हैं वो फ्री आती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो चीजें वो हमारा जो पार्ट ऑफ लाइफ है या पार्ट ऑफ बॉडी है या जो भी है वो 2 बार आपको फ्री मिलेगा, लेकिन तीसरी बार फ्री नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और आप सोचिए कि वो तीसरी चीज क्या है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। F is equal to 1 by 12 root of t by mu. T मतलब टेंशन mg and mu मतलब लीनियर डेंसिटी, बोले तो मास पर यूनिट लेंथ। इसका वायर का मास पर यूनिट लेंथ। आई होप यू गॉट इट, पक्का। तो फॉर्मूला था आपका 1 by 12 root of t by mu। अभी रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ विल गिव यू लॉ ऑफ लेंथ। Relation between frequency and tension is law of tension. Relation between frequency and linear density is law of linear density. तो सबसे पहले law of length. Law of length. अभी इसके लिए आपको other things should remain constant. If tension T and linear density mu are kept constant. If tension T and linear density mu are kept constant, then the fundamental frequency is inversely proportional to length of vibrating string. The fundamental frequency is inversely proportional to length of vibrating string. इसीलिए F2 by F1 will be equal to L1 by L2. Is that clear? Next, law of tension. अब law of relation between frequency and tension. Other things should be kept constant. So if length L and linear density mu are kept constant, the frequency of vibration is directly proportional to square root of tension. So can we write F2 by F1 is equal to root of T2 by T1. Root of T2 by T1. I hope you got it. Then law of linear density. If length L and tension T are kept constant, then fundamental frequency is inversely proportional to square root of linear density. So F2 by F1 is equal to root of mu1 by mu2. Then ये आपको याद रखना है। अभी mu मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मास
per unit length. Also density equal to mass upon volume. So mass equal to density into volume. तो ये mass आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिलेगा mu is equal to rho v upon L. Rho is the density, v is the volume. ये जो अपना वायर रहता है उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या रहता है? सिलेंडर. Then what the volume of cylinder? So rho v upon L था तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h होता है. लेकिन यहाँ पे h मतलब लेंथ. सो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल. सो ये v आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो. सो म्यू इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एल. एल गेट्स कैंसल. म्यू इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर. तो अभी देखिए देन ये म्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? f इज इक्वल टू 1/2L root of t by rho pi r square. I hope you got it. But what is pi r square? Cylinder के अंदर area of cross section. तो pi r square is a. So your new formula becomes f equal to 1/2L root of t by rho into a. T मतलब tension, a मतलब area. What is the force upon area? It is stress. It is stress. So f equal to 1/2L root of stress by rho. Root of stress by rho. Young's modulus क्या बोलता है? Y is equal to stress upon strain. Y is equal to stress upon strain. And therefore stress is equal to Y into strain. Stress equal to Y into strain. या इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. So F is equal to 1/2L root of Y into strain upon rho. अब देखिए coefficient of linear expansion. It is defined as change in length per unit original length at 0 degree Celsius per degree rising temperature. तो change in length मतलब delta L upon L into delta theta. ये था अल्फा. अल्फा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. लेकिन आपको क्या चाहिए? डेल्टा एल बाय एल. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन. सो डेल्टा एल बाय एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनटू इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा. बट डेल्टा एल अपॉन एल इज कॉल्ड एज स्ट्रेन. सो स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा. अल्फा इनटू डेल्टा थीटा. अभी आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो क्या मिलेगा? यू विल गेट y is equal to 1/2L root of t by root of y alpha delta theta upon rho. I hope you got it. I just asked you one more question, very simple. वो ये कि आप सुबह सुबह खाली पेट कितने लड्डू खा सकते हैं? आप अपनी ताकत सोच के समझ के और मुझे आंसर बताइए कि सुबह सुबह आप खाली पेट टोटल कितने लड्डू खा सकते हैं? मुझे आपकी स्ट्रेंथ की जानकारी चाहिए. सो आप मुझे कॉल करते रहिए और कांटेक्ट में रहिए और ऐसे ही मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता रहूँगा और इन बिटवीन हम लोग थोड़े से हल्के फुल्के क्षण भी बिताएंगे. सो विद दिस विल स्टॉप हियर ओनली. See you soon. Bye bye.